स्टूडेंट्स, गृह विज्ञान विषय के इस YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो हैं उसके सोर्सेस क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं। आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और यह जो वीडियो है यह जो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वह इससे पहले के जो वीडियो देख चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन क्या था, क्लासिफिकेशन क्या था, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसी के कॉन्टिन्यूशन में यह कार्बोहाइड्रेट का 6th पार्ट हम आज पढ़ रहे हैं, जिसमें सोर्सेज एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सोर्सेज जो है, अगर सोर्सेज की बात की जाती है कार्बोहाइड्रेट की, तो जैसा आप डायग्राम में, मैंने एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको यहाँ पर दिया है, इसमें आप बहुत सारे फूड आइटम जो हैं वह देख रहे हैं। तो जो वे फूड्स जो कार्बोहाइड्रेट देते हैं उनमें आप देख रहे हैं कि जो सीरियल्स होते हैं जितने भी, जिसके अंदर गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, राइस, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा जो रूट्स एंड ट्यूबर्स वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल्स जैसे आलू, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, अरबी जिसे कॉलकेशिया कहते हैं, तो जमीकंद, ये सारी जो सब्जियां हैं ये स्टार्च इनके अंदर होता है स्टोरेज फूड के फॉर्म में, और ये कॉम्प्लेक्स प्रकार की कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसी के साथ चित्र में अगर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर सिंपल फॉर्म की कार्बोहाइड्रेट जो है वह पाई जाती है, जैसे डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स फ्रूट्स में पाई जाती हैं। और फ्रूट्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो केला, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, चीकू, पपाया, सभी फ्रूट्स जो मीठे हैं सभी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है और सिंपल फॉर्म की कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। इसी के साथ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है जैसे शुगर होती है, शुगर, जैगरी जो है, गुड़ जो है, ये कार्बोहाइड्रेट, ये प्योरली कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट के बहुत रिच सोर्सेस होते हैं। और इसके अलावा पल्सेस की बात की जाती है तो पल्सेस में भी जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, और ये भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्स होते हैं। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेस हैं उनकी उसकी अगर हम बात करते हैं तो इनके अलावा जितने भी अभी हमने इन पिक्चर्स में देखे वे सोर्सेस, इसके अलावा जितनी भी मीठी चीज़ें आपको प्रकृति में उपलब्ध हैं, शहद जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इसके अलावा जो शुगर कैन जूस, चुकंदर, इनसे शुगर बनती है, जो शुगर हम घर में कंज्यूम करते हैं, और गन्ने के जूस से ही जैगरी भी बनती है, गुड़ बनता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेस होते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, तो एनर्जी शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जा रहा है तो उससे फिर इससे संबंधित अन्य बीमारियां होती हैं, जिसे अभी हम आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो एक बिंदु हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या हैं, तो ये स्रोत इस प्रकार से जितने भी सोर्सेज जहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो रही है ये 3 फॉर्म में आपको प्राप्त होती है, मोनोसेकेराइड फॉर्म में, डाइसेकेराइड फॉर्म में और पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड फॉर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, और मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड्स जो हैं वो सिंपल फॉर्म है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है वो मोनोसेकेराइड्स होती है। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से कार्य करता है। तो सबसे पहला बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो में कई बार ये बात कह चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से शरीर को लगभग 70 से 80% जो ऊर्जा है वह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है।
और मुख्य कार्य भी इसका यही है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होती है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है और शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए, शरीर की आंतरिक क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यह ऊर्जा जो है यह कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड जब हम ग्रहण करते हैं तो यह फूड पाचन की क्रिया द्वारा, क्योंकि फूड जो होता है उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है, तो पाचन की क्रिया द्वारा ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है और फिर इसे रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और रक्त में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, एक सामान्य मात्रा जो है वो लगभग 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। ग्लूकोज फॉर्म में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट और रक्त के द्वारा फिर इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। अब कोशिकाओं में यह जब ग्लूकोज पहुंचता है तो वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मीन्स फुल ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और उस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में संग्रहित हो जाती है और जब हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है और आंतरिक क्रियाएं जो स्वेच्छा से चलती रहती हैं, स्वेच्छा नहीं, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, जो एक्टिविटी हैं जो अपने आप चलती हैं, उन सब के लिए ऊर्जा इन कोशिकाओं से शरीर को प्राप्त होती है। अब यदि कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा अमाउंट में लिया जा रहा है तो ब्लड की जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद अगर एक्स्ट्रा अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट बच रहा है तो वह लीवर में जाता है यह ग्लूकोज, और लीवर में जाकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोजन जो है वह कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड है। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल ब्लड में उपस्थित थे वे यकृत में पहुंचते हैं और वहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते जाते हैं और इससे ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। तो कुछ मात्रा में ग्लाइकोजन तो यकृत में एकत्रित हो जाती है। इसके पश्चात बचा हुआ अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वह जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वह मसल्स में जाता है और वहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव होने लग जाता है, एकत्रित हो जाता है। इसके अलावा भी अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में है तो वह स्किन के नीचे जो डर्मिस वाला पार्ट है वहाँ पर बसी ऊतकों में जाकर वसा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट है वह शरीर में अलग अलग फॉर्म में उपस्थित है। ग्लूकोज के फॉर्म में रक्त में उपस्थित है, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में, लीवर और मसल्स में उपस्थित है, और फिर इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट है तो वह फैटी टिश्यूज़ में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी के लिए एक रिज़र्व के रूप में काम करता है। रिज़र्व का मतलब ये हुआ कि यदि किसी दिन हमने उपवास रख लिया, व्रत है या खाना नहीं खाया है किसी कारण से, तो सर्वप्रथम शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो फैटी टिश्यूज़ से मिलती है। फैटी टिश्यूज़ धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लग जाएगा और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट रिलीज़ होती है और वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और जब फैटी टिश्यूज़ भी ख़त्म होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा जैसे माल न्यूट्रिशन की कंडीशन आ गई है, स्टारवेशन की स्थिति, भुखमरी की स्थिति आ गई है, तो उस समय जब फैटी टिश्यूज़ वाले जो डिपोजिशन है वो भी ख़त्म हो रहे हैं, तब मसल्स जो हैं, मसल्स के अंदर जो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वह कन्वर्ट होने लग जाती है ग्लूकोज में और उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन इससे होता क्या है, शरीर जो है वो वीक होने लग जाता है। पहले तो फैटी टिश्यूज़ डिप्लीशन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे फैट ख़त्म होने लग जाएगी बॉडी की, और फिर उसके बाद अगर यही स्थिति बनी रही है, कुपोषण की स्थिति बनी रही है, तो मस्कुलर पार्ट जो है बॉडी का उसमें भी डिप्लीशन स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ख़त्म होने लग जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। यदि ऊर्जा नहीं मिली तो शरीर की जो क्रियाएं हैं वे प्रभावित हो जाएंगी, व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस करने लग जाएगा। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा मुख्य बिंदु जैसा आप देख रहे हैं, प्रोटीन बचत का कार्य, यह भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, प्रोटीन सेविंग फंक्शन।
यह जो फंक्शन है ये इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन का मुख्य कार्य, प्राइमरी फंक्शन जो है वो बॉडी बिल्डिंग का फंक्शन होता है। टिश्यू रिपेयरमेंट, बॉडी बिल्डिंग, शरीर के अंदर जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरिंग करना, इस तरह का कार्य प्रोटीन का होता है। क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी हुई है, मसल्स प्रोटीन की बनी हुई हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता जो है वो ज़्यादा होती है। प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से, जिस तरह से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी तरह से 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु प्रोटीन हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान ना करे, बजाय उसके वह शरीर निर्माणात्मक अगर कार्य करता है तो यह सबसे उत्तम कार्य माना जाता है प्रोटीन का। क्योंकि जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, उसी तरह से प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन होता है बॉडी बिल्डिंग, शरीर निर्माणात्मक कार्य होता है। तो इस प्रकार प्रोटीन शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है और यह कार्य वो तभी कर सकता है जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त रूप में ग्रहण की जा रही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, अब जब कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो इसका सीधा संबंध होता है शरीर को प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा में भी कमी हो रही है। इस कारण यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है तो प्रोटीन जो है वह ऊर्जा प्रदान करने का काम करने लगेगा, जबकि प्रोटीन का ऊर्जा प्रदान करने का जो कार्य है वह उसका सेकेंडरी वर्क है। प्राइमरी वर्क तो शरीर निर्माणात्मक कार्य है। तो यदि प्रोटीन अपना सेकेंडरी वर्क करने लग गया कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, तो वो अपना प्राइमरी फंक्शन जो है वह कम कर देगा। और अगर उसका जो प्राथमिक कार्य है, शरीर निर्माणात्मक कार्य, शरीर के विकास का कार्य, शरीर के अंदर जो टूट फूट हो रही है उसके मरम्मत का कार्य अगर वह नहीं कर पा रहा है तो इससे शरीर के अंदर अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शरीर से, प्रोटीन से संबंधित बीमारियां, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। तो इस प्रकार यदि कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में भोजन में लिया जा रहा है तो यह कार्बोहाइड्रेट जो है यह प्रोटीन को सेव करके रखता है, वो उसको बचा के रखता है, जिससे प्रोटीन अपना प्राइमरी फंक्शन कर सके। तो इसीलिए ये जो दूसरा बिंदु है ये बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रोटीन की बचत का कार्य करता है, प्रोटीन की सेविंग करता है, ताकि प्रोटीन अपना प्राइमरी फंक्शन आसानी से कर सके। तो यह भी कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी हुई है शरीर में तो उससे प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होने की संभावना होती है, क्योंकि प्रोटीन अगर ऊर्जा देने लग जाएगा तो वो अपना प्राइमरी फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस कारण कार्बोहाइड्रेट बचत कर रहा है प्रोटीन की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायता करता है। अब कैल्शियम के अवशोषण में किस तरह से सहायता करता है, इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमने जब कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो आपने ये अध्ययन किया है कि जो डाइसेकेराइड्स होती हैं, जिसमें एक डाइसेकेराइड है लैक्टोज। अब लैक्टोज किस में प्रेजेंट होती है? मिल्क में। तो मिल्क में उपस्थित जो ये लैक्टोज शुगर होता है, ये लैक्टोज शुगर कैल्शियम के अवशोषण में और शरीर को इसकी उपलब्धता हो जाए उसमें उसके लिए हेल्पफुल होता है। इसी कारण जैसे मदर मिल्क है तो मदर मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, और जितने भी मिल्क हैं उनमें कम और ज़्यादा अलग अलग अमाउंट में लैक्टोज होता है, बट मदर मिल्क में लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यह जो लैक्टोज, और मिल्क में ही कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, तो यह लैक्टोज हेल्प करता है कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में, ताकि वो कैल्शियम जो फूड द्वारा लिया गया है वो व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। वैसे तो कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, विटामिन डी बहुत आवश्यक है कैल्शियम के अवशोषण में, परंतु लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है उसका भी महत्वपूर्ण कार्य होता है कैल्शियम के अवशोषण। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। अब यह कार्य कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट से? तो कार्बोहाइड्रेट में
कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसी होती हैं जिनका पाचन शरीर में नहीं हो पाता है, ह्यूमन बॉडी में नहीं हो पाता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म की कार्बोहाइड्रेट आती हैं, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन। ये ऐसी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एनिमल्स में इनका डाइजेशन हो जाता है। एनिमल्स की जो इंटेस्टाइन होती है, आहार नाल, उसमें इनका डाइजेशन हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि उनमें इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग में ये वाले एंजाइम नहीं होते हैं। इस कारण ये जो पॉलीसेकेराइड है, जिसे फाइबर का नाम दिया गया है, तो ये फाइब्रस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, बट इसका डाइजेशन शरीर के अंदर नहीं होता है। लेकिन ये जो फाइबर होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हें रफेज भी बोला जाता है, रेशे भी बोला जाता है। और ये जो फाइबर हैं ये प्रेजेंट होते हैं जितने भी आप साबुत दालें, साबुत अनाज जो लिया जाता है उनमें ये फाइबर, क्योंकि ये ऊपर की लेयर में पाए जाते हैं ये वाले जो फाइबर्स हैं, सेल्यूलोज। और जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो अगर इनको रॉ खाया जा रहा है, सैलेड के फॉर्म में खाया जा रहा है, तो फाइबर बॉडी को ज़्यादा मिलते हैं। इसी के साथ जो जितने भी स्प्राउटेड आप पल्सेस कंज्यूम कर रहे हैं या सीरियल्स स्प्राउट फॉर्म में खा रहे हैं, तो वहाँ से भी फाइबर बहुत अच्छे अमाउंट में बॉडी को मिलता है। इसी के साथ जो व्हीट फ्लोर या अनाज का जो आटा यूज़ किया जाता है, वो थोड़ा मोटा आटा यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि फाइबर जो है वो ख़त्म नहीं हो। अगर बहुत चिकना आटा चपाती बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो उसके अंदर फाइबर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और जब भी चपाती बनाई जाती है तो चोकर युक्त आटे की चपाती बनानी चाहिए। तो अब ये जो फाइबर कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म है, यह फाइबर जो हमारी आहार नाल है उसको स्वस्थ बनाए रखता है। उसको कैसे स्वस्थ बनाए रखता है कि फाइबर्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो जब फूड का डाइजेशन हो रहा होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके बाद जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है, अपचित भोज्य पदार्थ जो बचते हैं, वे इस फाइबर के साथ अगर मिक्स हैं तो ये फाइबर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्टूल को थोड़ा लूज़ करता है। और स्टूल्स को जब ये लूज़ करता है तो स्टूल जो है वो आसानी से आहार नाल में आगे की तरफ खिसकते हैं। आहार नाल में क्रमाकुंचन गति होती है, जिसकी वजह से ये स्टूल्स आगे की तरफ बढ़ते हैं और फाइबर्स की वजह से ये स्टूल लूज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन वाली जो शिकायत है वो व्यक्तियों में नहीं होती है। और फाइब्रस फूड यदि हम डेली अपने डाइट में लेते हैं तो जो स्टूल्स पास आउट होने का जो प्रोसेस है वह ईजी हो जाता है। अदरवाइज़ अगर डाइट में फाइब्रस फूड की कमी हो गई है, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं, ब्रेड, पिज़्ज़ा या मैदे की बनी हुई जो फूड आइटम है, उनका अगर कंजप्शन लोगों का ज़्यादा है और इसी के साथ डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कंजप्शन कम है, तो उससे क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। स्टूल्स में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो हार्ड हो जाता है और उसको पास आउट होने में, एनस के द्वारा, गुदा द्वारा बाहर निकलने में परेशानी होती है। तो अगर फाइबर को कंज्यूम किया गया है फूड के साथ, तो फिर ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाती है अगर रेशेदार भोज्य पदार्थों का इंटेक भोजन के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण कार्य में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि यह क्या करता है, पाचन तंत्र को, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हेल्दी रखता है। और अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है, हमारा स्टमक हेल्दी है, तो इससे यहाँ से जो उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ हैं उनको रोका जा सकता है। तो डाइट में इन फाइबर्स का इंटेक होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी के साथ दूसरे बिंदु पर अगर आप चर्चा करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है रक्त के अंदर जो उपस्थित है उसके लेवल को भी कार्बोहाइड्रेट कम करता है। अब ये कैसे कम करता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, जिसकी चर्चा अभी हमने इससे पहले के बिंदु में करी थी कि डाइजेशन जब हो रहा होता है फूड का, तो वहाँ पर ये जो कार्बोहाइड्रेट है
ये कार्बोहाइड्रेट जो फाइबरस फॉर्म में है, ये फाइबर्स जो होते हैं ये कुछ अमाउंट के कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल देते हैं शरीर से। तो इससे ओवरऑल होता क्या है कि ब्लड में जो एब्जॉर्ब होने वाला कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। डाइट से तो हमने लिया है, अब डाइट से लिया हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है वह डाइजेशन के बाद ब्लड में आता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू, और ब्लड से फिर वो आगे सेल्स में चला जाता है। और अगर ज़्यादा अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो यह जो कोलेस्ट्रॉल है या इसके साथ जो और लिपिड्स आ रहे हैं वो जो रक्त वाहिनी है उसकी इंटरनल लेयर पर जमा होना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये जमाव बढ़ता जाता है तो इंटरनल जो उसका रक्त वाहिनी का जो ल्यूमन है, गुहा है, वो धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, जिससे रक्त प्रवाह में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं और इससे हृदय संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो फाइबर होता है, यह फाइबर इस कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ ले जाता है और जो अवशोषित होने वाली जो मात्रा है उसको ये कम कर देता है। तो इस प्रकार से हेल्पफुल होता है कार्बोहाइड्रेट ब्लड के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीवर को भी हेल्दी बनाए रखता है। अब लीवर को कैसे हेल्दी बनाता है, इसका पहले हमने ये अध्ययन किया कि लीवर में जो कार्बोहाइड्रेट है वह ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोरेज होता है। ब्लड से जो ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर, वह ग्लूकोज लीवर में जाता है और वहाँ पे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। अब यह जो ग्लाइकोजन होता है, यह ग्लाइकोजन लीवर में अगर कोई बैक्टीरिया या टॉक्सिन आ गए हैं तो उसके अगेंस्ट लड़ता है, उससे लीवर को बचाता है। तो अगर ग्लाइकोजन का लेवल कोलेस्ट्रॉल में मेंटेन है तो लीवर में होने वाले इन्फेक्शंस को कुछ अमाउंट में रोका जा सकता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो लीवर को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य भी करता है। इसी के साथ लास्ट बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है, नाड़ी संस्थान को और हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखता है। तो ये कैसे करता है, इसको हम इस प्रकार समझें कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में उपलब्ध है हमारे शरीर में, ग्लूकोज के फॉर्म में। कहाँ पर, रक्त में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में उपस्थित है और यह ग्लूकोज जो है रक्त वाहिनियों के द्वारा नर्वस सिस्टम में और मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अब क्योंकि मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता ऑक्सीजन की ब्रेन की जो सेल होती हैं वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो रक्त द्वारा इस ग्लूकोज को तुरंत मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है और जो मस्तिष्क की सेल है वहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और उससे ऊर्जा जनरेट होती है और यह ऊर्जा मस्तिष्क को कार्य करने के लिए, मस्तिष्क की सेल्स को कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। तो इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्रेन को भी स्वस्थ रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्वस्थ रखता है। तो आज हमने ये अध्ययन किया कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट के कार्यों पर हमने विस्तार से चर्चा करी। और इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है उस पर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या क्या गुण हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या क्या हैं, उन पर हम विस्तार से अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।